चलिए, ये आपके सामने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट दी हुई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बेसिकली एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो 12 महीने के पीरियड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक रफली आइडिया है, एक रफली स्टेटमेंट है। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट को लेकर चलता है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अगर आप लिखना चाहो तो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, ये आपका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें दो साइड बनी हुई है, स्टेटमेंट है, एक तो क्रेडिट साइड है और एक आपकी डेबिट। क्रेडिट साइड क्रेडिट आइटम को बताती है, डेबिट साइड डेबिट आइटम। क्रेडिट आइटम का मतलब कि वो जितने भी आइटम जिनकी वजह से हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आई है। क्रेडिट आइटम मतलब जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आई है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक्सपोर्ट। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, माल दूसरी कंट्री में जाता है और दूसरी कंट्री से हमारे पास करेंसी आती है। और डेबिट साइड में दिखाया जाता है डेबिट आइटम्स जिसमें हमारी करेंसी का आउटफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट से आप क्या करते हैं, गुड्स दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। जब हमारी कंट्री में गुड्स आती हैं तो गुड्स के बदले में हमारी कंट्री से करेंसी क्या आ जाएगी, उस करेंसी की, उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो क्या होगी, आउटफ्लो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। फिर उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी समझाऊंगा। सबसे पहले आप थोड़ा स्टेप समझते जाइए। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए, एक तो है आपका ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ क्रेडिट आइटम के ऊपर कि अगर आपकी असेट्स की वैल्यू गिर रही है, मान लीजिए आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में पैसा लगाया तो वो हमारी क्या हुई, असेट्स। जब हमने वो फॉरेन कंट्री से पैसा वापस लिया होगा तो हमारी असेट्स क्या हो गई होगी, गिर गई होगी। तो असेट्स के गिरने से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। अगर मान लीजिए मैंने बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया है तो बाहर की कंट्री की जो करेंसी होगी वो मेरे इंडिया में आएगी, तो उससे क्या होगा, इनफ्लो। लेकिन उससे क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी के बढ़ने से इनफ्लो होता है। अगर मान लीजिए मैंने बाहर की कंट्री में माल बेचा तो माल बेचने से क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो उसका मतलब करेंसी का इनफ्लो। तो असेट्स के गिरने से, लायबिलिटी के बढ़ने से और रेवेन्यू के होने से, सेल के होने से आपकी करेंसी का इनफ्लो होता है। रेवेन्यू को हम दिखाते हैं करंट अकाउंट में, जो भी हमारी रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं। टोटल हमारे 4 होते हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। और जो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो काम होगा वो हम दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उसके बाद यही आपका डेबिट साइड में वही रिवर्स हो जाएगा। अगर असेट्स के गिरने से असेट्स के गिरने से करेंसी का इनफ्लो हो रहा है तो असेट्स के बढ़ने से करेंसी का आउटफ्लो होगा। आपने किसी बाहर की कंट्री में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो करेंसी का आउटफ्लो हो गया, वो असेट्स हो गई। इसी तरीके से अगर आपने बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया था तब तो वो आपका आया था क्रेडिट साइड में। जब आप पैसा लौटाओगे तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी गिर रही है। और अगर आपने खर्चा किया है, देखिए जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी इनकम होती है। अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकम, अगर गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, खर्चा। तो खर्चे होने से क्या होता है, हमारी पेमेंट जाएगी, पेमेंट का मतलब करेंसी का आउटफ्लो। तो सबसे पहले देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड होती हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो स्टेटमेंट होती है उसको हम दो पार्ट में, दो साइड होती हैं, दो पार्ट होते हैं। दो साइड हो गई क्रेडिट और डेबिट, इनफ्लो और आउटफ्लो। और दो पार्ट होते हैं करंट और कैपिटल। जो रेवेन्यू नेचर की आपकी ट्रांजैक्शन होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इनकम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगी वो तो करंट अकाउंट में दिखाएंगे। और कैपिटल अकाउंट में बेसिकली असेट्स और लायबिलिटी में होने से, जो असेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस होने से जो करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम करंट अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि करंट अकाउंट होता क्या है। It refers to an account which record all the transaction relating to export and import of goods and services. करंट अकाउंट में बेसिकली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम दिखाते हैं। उसके बाद यूनिलेटरल जो ट्रांसफ़र होती है, यूनिलेटरल का मतलब होता है जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम इंडिया में बैठे हुए हैं और अगर हमने अमेरिका में अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी दोस्त को अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल से कुछ गिफ्ट दिया करेंसी पैसों में, या हमने किसी की मदद करने के लिए किसी को पैसा दिया अपने दोस्त को, तो वो आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है। यूनिलेटरल को अनरिक्विटेड ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम उसके बदले में कुछ रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि हमें उसके बदले में कोई बेनिफिट्स होगा। हम अपनी मर्ज़ी से सामने वाले को गिफ्ट के तौर पर, एक एज अ टोकन ऑफ लव के तौर पर, या फिर किसी की मदद करने के लिए जब हम कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है। अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं कि इंडिया से यूएसए में हमारा ट्रांसफ़र जाएगा, वहाँ से भी हमारी कंट्री में ट्रांसफ़र आ सकता है।
इसका मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो होती है वो रिसिप्ट की फॉर्म में भी होती है और पेमेंट की फॉर्म में भी होती है। उसके बाद है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे हमें जो इनकम होगी वो करंट अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि वो रेगुलर नेचर की होगी। और अगर बाहर की कंट्री ने हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम उनकी इन्वेस्ट की गई पैसे पे उनको इनकम देंगे, तो वो आपकी क्या होगी, वो उनकी कंट्री की इनकम होगी, हमें यहाँ से उनको पैसा देना पड़ेगा, वो भी रेगुलर नेचर की होगी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट बनाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बनाने को आप जो ये आपकी स्टेटमेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो 3 महीने के लिए भी बना सकते हो, 6 महीने के लिए भी और साल भर के लिए भी। लेकिन हमारे कंट्री में, इंडिया में रेगुलरली ये 1 साल के लिए बनाई जाती है। अब जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्या शो करता है? सबसे पहले करंट अकाउंट में कैसे कैसे दिखाएंगे, डेबिट आइटम में क्या होते हैं। अब मैं आपको बैलेंस बता रहा हूँ कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो करंट अकाउंट आप बनाओगे उसकी डेबिट साइड में क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल पेमेंट और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो गई या रेंट की पेमेंट हो गई या प्रॉफिट की पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो इन्वेस्टमेंट के हैं। यूनिलेटरल पेमेंट जैसा भी मैंने आपको बताया, यूनिलेटरल जो ट्रांसफ़र होती है वन साइडेड वो हो गई। तो डेबिट साइड में आइटम, डेबिट साइड वाली में हम वो आइटम दिखाते हैं जिनसे हमारी करेंसी का, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। और क्रेडिट आइटम में हम वो दिखाते हैं जिससे करेंसी का इनफ्लो होता है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसिप्ट, बाहर की कंट्री से हमें पैसा आया है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, बाहर की कंट्री से हमें इंटरेस्ट या रेंट या फिर हमें क्या मिला है, प्रॉफिट। अब उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी ज़्यादा आई है जाने के मुकाबले, मतलब पैसा फॉरेन करेंसी गई कम है, आई ज़्यादा है, तो उससे क्या क्या निकल के आएगा, सरप्लस इन करंट अकाउंट अराइज। हाँ, सरप्लस निकल के आएगा, मतलब हमारे पास अल्टीमेटली नेट, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो इसका मतलब ये है कि जो नेट बैलेंस निकल के आएगा वो ये बताएगा कि इतना करेंसी का इनफ्लो हुआ है हमारी कंट्री में, हमारी जेब से ज़्यादा नहीं गया है। और सरप्लस इंडिकेट दैट नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो आई है, गई भी, आई भी और गई भी, लेकिन नेट निकालेंगे तो सिर्फ आई है, हमारी जेब से ज़्यादा गया नहीं है। और व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम दैट इज कॉल्ड डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। इसका मतलब उसको बताता है, वो बताता है डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में करेंसी कम आई है और हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में करेंसी ज़्यादा गई है। तो इसका मतलब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आरबीआई ने अपने रिज़र्व में से आपको करेंसी निकाल के बाहर की कंट्री को पे किया है, तो इसका मतलब हमारे रिज़र्व पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जो आरबीआई के पास रिज़र्व होता है फॉरेन करेंसी का। तो डेफिसिट इंडिकेट नेट आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब अगर आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमने अपनी कंट्री में आरबीआई के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया है, उसमें कमी आई है। तो चलिए एक बार हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट पर भी देख लेते हैं। जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को अभी नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, करंट अकाउंट को। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर करंट अकाउंट बना रखा है, तो करंट अकाउंट में पहला पॉइंट हो गया आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब आपकी सेल बढ़ रही है, 200 करोड़ की सेल हुई है और हमने इंपोर्ट किया है 300 करोड़ का। इसका मतलब 200 करोड़ की करेंसी हमारे इंडिया में आई है। मान लीजिए आप यूएसए का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब यूएसए से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 200 करोड़ की हमारे पास फॉरेन करेंसी आई है और 300 करोड़ की फॉरेन करेंसी गई है। अल्टीमेटली जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, तो उन दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब हम नेट बैलेंस निकालते हैं तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेडिंग कहलाता है, विजिबल ट्रेड कहलाता है। तो अल्टीमेटली हमारा 100 करोड़ का घाटा आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड को उसकी डेबिट साइड में ले गए, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस का ही पार्ट था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया। तो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करने से क्या हुआ, हमारे पास 100 करोड़ आए, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करने से हमारे पास 200 करोड़ आए। इसी तरीके से यूनिलेटरल रिसिप्ट 200 करोड़ की हैं, यूनिलेटरल पेमेंट आपकी 100 करोड़ की है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने रिसीव की है वो 100 करोड़ की है, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने पे की है वो 200 करोड़ की है। अगर हम डेबिट साइड को देखें तो टोटल 600 करोड़ रुपए हमारे पास फॉरेन करेंसी आई है, और उसके बदले में हमारे पास है 400 करोड़ की फॉरेन करेंसी, 600 करोड़ की फॉरेन करेंसी गई है, 600 करोड़ की डेबिट साइड में। इसका मतलब यह है कि 600 करोड़ रुपए हमारी जेब से गए हैं, हमारे आरबीआई के रिज़र्व में से गए हैं, आरबीआई के पास जो रिज़र्व है, और हमारे पास आरबीआई के पास जो करेंसी आई है वो 400 करोड़ की आई है। इसका मतलब हमारे कंट्री में 200 करोड़ का घाटा चल रहा है, मतलब हमारे 200 करोड़ ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं हमारे रिज़र्व में से, जो हमारे पास रिज़र्व मेंटेन है आरबीआई के पास। तो 200 करोड़ का बैलेंस निकल के आ रहा है घाटा, किस में, करंट अकाउंट में।
अब ये 200 करोड़ का घाटा हम कहाँ से कवर करेंगे? जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट के सोर्स होंगे, जहाँ जहाँ से कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल इनफ्लो होगा हमारे पास, जैसे हम बोरोइंग्स जो बाहर की कंट्री से हम बोरोइंग करेंगे अपने इस करंट अकाउंट के सरप्लस को मैनेज करने के लिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, हम उनका है तो सही हमारे पास रिजर्व, हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते जितने हमारे पास रिज़र्व है। तो जब भी करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है, मतलब हमें रिज़र्व की ज़रूरत पड़ती है, तो रिज़र्व की जो ज़रूरत पड़ती है वो हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास जो रिज़र्व हैं, जो फॉरेन करेंसी की जब ज़रूरत पड़ती है हमें, तो या तो हमारे पास जो रिज़र्व है उसमें से यूज़ कर लेते हैं, या फिर हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट एक सोर्स है जिसमें हम बोरोइंग कर सकते हैं बाहर की कंट्री से, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट का मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले। इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री के रेजिडेंट का बाहर की दूसरी कंट्रियों के साथ जो ट्रांजेक्शन किया जाता है, विच कॉज अ चेंज इन द असेट्स और लाइबिलिटी। मैंने पहले ही बताया कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी में जो चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बाहर की कंट्री से कुछ पैसा उधार लिया, तो वो क्या है, लाइबिलिटी। आपने बाहर की कंट्री में पैसा लगाया, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट्स। तो कैपिटल अकाउंट में जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी अफेक्ट्स निकल के आएंगे, असेट्स और लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में हम दिखाते हैं ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। जो या तो वो असेट्स और लाइबिलिटी हमारे रेजिडेंट की होगी, हमारे लोगों की होगी, जो हमारे कंट्री के लोग हैं, या फिर गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया होगा। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री के लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया बाहर की कंट्री में, तो वो असेट्स क्या हो गई, हमारे लोगों की हो गई, हम आम जनता की हो गई। अगर हमारी गवर्नमेंट ने बाहर की कंट्री से करेंसी बोरो की है, बाहर की कंट्री से पैसा उठाया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो गई। अगर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया, तो वो गवर्नमेंट की असेट्स हो गई। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जो असेट्स और लाइबिलिटी हम दिखाते हैं चेंजेस, वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है और रेजिडेंट की भी हो सकती है। उसके बाद है जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल के आता है, तो हम क्या क्या दिखाते हैं। पहले इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि जब कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट वाली पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसमें डेबिट आइटम में क्या होता है, लैंडिंग मतलब डेबिट आइटम में दिखाते हैं कि हमने बाहर की कंट्री में कितना पैसा उधार दिया है। तो पैसा उधार देने का मतलब क्या है कि हमने बाहर की कंट्री को पैसा उधार दिया है, इसका मतलब वो हमारी क्या है, असेट्स। और असेट्स के जनरेट होने से कैश का आउटफ्लो मतलब करेंसी का आउटफ्लो होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब हमने जो बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया था, हमने उनको पैसा लौटाया है। तो जब हम रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब बोरोइंग की रीपेमेंट करते हैं, तो करेंसी का आउटफ्लो होगा। उसके बाद अगर हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी कहाँ जाएगा, आपका डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि करेंसी का आउटफ्लो हुआ है। उसके बाद है एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जब दोबारा लेके जाऊंगा वहाँ समझाऊंगा। और उसके बाद है क्रेडिट आइटम में, अगर हमने बाहर की कंट्री से बोरोइंग की है, हमने बाहर की कंट्री से पैसा उठाया है, तो वो हमारे लिए इन्फ्लो होगा। और अगर हमने जो बाहर की कंट्री में पैसा लैंडिंग किया था, पैसा उधार दिया था, वो वापस आया, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो भी हमारा क्या होगा, इनफ्लो। बाहर की कंट्री में दिया हुआ पैसा वापस आया है, तो वो भी क्या होगा, इनफ्लो। मतलब असेट्स की वैल्यू गिर रही है। बोरोइंग का मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना क्रेडिट साइड में, और लैंडिंग की पेमेंट वापस आ जाना, जो पैसा बाहर दिया है आपने बाहर की कंट्री में, वो पैसा वापस आया है, तो वो क्या हो गया, असेट्स का गिरना, तो वो भी आपका करेंसी का इनफ्लो बताता है। और अगर हमने बाहर की कंट्री में पैसा बाहर की किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमारी कंट्री में पैसा आया होगा, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय अब्रॉड। बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा लगाया, तो ये क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो बोरोइंग से और बाहर की कंट्री के इन्वेस्टमेंट से लाइबिलिटी बढ़ती है, मतलब आपका करेंसी का इनफ्लो होता है। और अगर बाहर की कंट्री में हमने पैसा लैंडिंग किया था, वो पैसा वापस आया है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ लैंडिंग, तो वो क्या है, असेट्स का गिरना मतलब करेंसी का इनफ्लो। अब आ जाते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकल के आता है, तो कैसे निकल के आता है। व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम, अगर आपके असेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस होने से करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इसके मुकाबले कि डेबिट साइड में करेंसी का आउटफ्लो कम हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल वाली जो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसकी क्रेडिट साइड में जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस हुए हैं, अगर उनसे करेंसी का इनफ्लो डेबिट के मुकाबले ज़्यादा हुआ है, तो वो सरप्लस बताएगा। और सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अराइज, सरप्लस आएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। एंड सरप्लस इंडिकेट नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल, इसका मतलब यह है कि आपकी कंट्री में नेट इनफ्लो हुआ है कैपिटल का, मतलब आपकी कंट्री में करेंसी का इनफ्लो हुआ है।
व्हेन डेबिट आइटम आर मोर देन क्रेडिट आइटम, अगर आपके डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम के मुकाबले ज़्यादा है, मतलब असेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है करेंसी का, और क्रेडिट साइड कम आ रही है मतलब इनफ्लो कम हुआ है, तो वो डेफिसिट बताएगा। डेफिसिट इंडिकेट नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, इसका मतलब बताता है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो नेट अमाउंट निकल के आ रहा है उसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे कंट्री में नेट पैसा जो करेंसी है, हमारे कंट्री में जो करेंसी हमने हमारे पास स्टोर करके रखी हुई है उसका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। तो चलिए एक नज़र हम कैपिटल अकाउंट पे भी डाल लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट पे यहाँ पर देखिए फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब आपने बाहर की कंट्री से पैसा उठाया 250 करोड़ का, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कैपिटल अकाउंट के। और सिक्स पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से हमने पैसा उठाया 250 करोड़ का, लायबिलिटी बढ़ रही है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट में है इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्या मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। और रीपेमेंट ऑफ लोन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने जो बाहर की कंट्री में पैसा उधार दिया हुआ था वहाँ की कंट्री ने हमें पैसा वापस लौटाया है, लैंडिंग वाला जो पैसा था वो हमें वापस मिल गया, तो इसका मतलब असेट्स की वैल्यू गिर रही है। तो टोटल हमारे पास 250 करोड़, 180 करोड़, 70 करोड़, टोटल मिला के अगर आप देखें तो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास ये बैठेगा, 500 करोड़ के आसपास, आई थिंक 500 करोड़ के आसपास बैठ रहा है इनफ्लो। और अगर हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएं राइट हैंड साइड पे, तो लॉन्ग टर्म लैंडिंग, मतलब हमने लंबे समय के लिए किसी कंट्री को पैसा उधार दिया 300 करोड़ का, और बाहर की कंट्री में हमने पैसा इन्वेस्ट किया 150 करोड़ का, और जो हमने बाहर की कंट्री से बोरोइंग की हुई थी, पैसा उधार लिया हुआ था, तो हमने थोड़ा बहुत पैसा उनको वापस लौटा दिया। तो फिफ्थ पॉइंट में लॉन्ग टर्म लैंडिंग का मतलब क्या है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा उधार दिया हुआ है, हमने बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और बाहर की कंट्री ने हमारा पैसा लौटाया, मतलब लायबिलिटी जो है, हमने बाहर की कंट्री से जो पैसा लिया होता वो वापस लौटा दिया, मतलब 7 पॉइंट रीपेमेंट ऑफ लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लायबिलिटी गिर रही है। तो टोटल हमारा जो आउटफ्लो हुआ है कैपिटल अकाउंट में वो 750 करोड़ का हुआ है, और प्लस जो आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकल के आ रहा था 200 करोड़ का डेफिसिट, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो है वो टोटल अगर आप अमाउंट देखेंगे तो 750 करोड़ रुपए का हमारा नेट करंट और कैपिटल अकाउंट को मिला के आउटफ्लो बैठ रहा है, और जो हमारा नेट जो हमारा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो निकल के आ रहा है 500 करोड़। तो 750 करोड़ का टोटल आउटफ्लो जा रहा है एक साल के अंदर करेंसी का, और 500 करोड़ का टोटल इनफ्लो आ रहा है आपका कैपिटल अकाउंट में। तो अगर हम नेट देखें तो हमें 250 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट करने की, मतलब करेंसी के आउटफ्लो की। तो उस 250 करोड़ के बैलेंस को हम कहाँ ले जाएंगे, पहले वो बैलेंस कहाँ आएगा टोटल को बराबर करने के लिए, क्रेडिट साइड में, फिर वो आपका 250 करोड़ रुपए जो आएगा वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो डेबिट का ही पार्ट है। 750 करोड़ आपके 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो डिफरेंस 250 करोड़ डेबिट का ज़्यादा निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने 250 करोड़ की पेमेंट और करना बाकी है बाहर की फॉरेन करेंसी की। उसके अलावा एक एलिमेंट और होता है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो था एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो अनआइडेंटिफाइड होती हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा नहीं जान पाते कि वो ट्रांजेक्शन रियलिटी में है क्या, या कुछ हमारी पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो फंस जाती हैं, जिनके बारे में क्लियरली पता नहीं चल पाता कि वो ट्रांजेक्शन है किस चीज़ की। तो जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होती है, जो हम हमारे आंकड़ों में थोड़ी सी गलती हो जाती है, जिसका हिसाब किताब हम नहीं रख पाते, तो वो भी एरर हमें यहाँ पे शो करनी होती है। तो 10 करोड़ रुपए की पेमेंट ऐसी है जो हमें कंट्री में किसी बाहर की कंट्री को पे करनी है। तो टोटल मिला के 260 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है। अब 260 करोड़ रुपए जो हैं वो हम क्या करेंगे, जो हमारे आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व्स बना हुआ है। आरबीआई के पास एक ऑफिशियल रिजर्व होता है जिसमें सारे देशों की जो करेंसी होती है, जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, उन सारे देशों की करेंसी आरबीआई मेंटेन करके रखता है। तो आरबीआई क्या करेगा, अपने ऑफिशियल रिजर्व से पैसा निकाल के बैलेंस ऑफ पेमेंट को दे देगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने पास उसे इनफ्लो के तौर पर रख के पेमेंट कर देगा। तो इसीलिए जब हम अपने ऑफिशियल रिजर्व से पैसा निकालते हैं आरबीआई से लेकर, तो वो उससे क्या होता है कि करेंसी का इनफ्लो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिल जाता है। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, जो ऑफिशियल रिजर्व से जब पैसा निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है, तो उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं। जब भी आप अपने आरबीआई से पैसा मांगोगे डेफिसिट के केस में, क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, तो जब भी आप आरबीआई से पैसा मांगोगे तो आरबीआई जब भी करेंसी को निकालेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए वो क्या है, इनफ्लो। तो इस तरीके से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका सेटल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर मान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा आती और डेबिट साइड कम आती,
तो जितना भी हमारे पास सरप्लस होता वो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या कर देते, आरबीआई को दे देते। तो जब आरबीआई को हम पैसा देते तो उससे क्या होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर रहा है, उस करेंसी का सरप्लस का आउटफ्लो कर रहा है। तो आउटफ्लो के केस में जब भी आउटफ्लो होगा, फाइनली बैलेंस जब आउटफ्लो होगा सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस, तो वो आउटफ्लो जो है वो रिजर्व को बढ़ाएगा। तो जब भी रिजर्व में एडिशन होगा तो समझ लीजिए वो डेबिट साइड में दिखाई देगा, और जब भी हमारे जो आरबीआई के पास रिजर्व पड़े हुए हैं फॉरेन करेंसी के, उनमें से पैसा निकाला जाएगा आरबीआई से, नहीं हम मांगेंगे, तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लो कहलाएगा क्रेडिट साइड। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है, मतलब जो हमारी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज़्यादा होता है या फिर हमारे असेट्स और लायबिलिटी की वजह से आउटफ्लो ज़्यादा होता है, वो क्यों होता है। तो पहले कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज़ वन मोर एलिमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट नोन एज